नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम साइंस के जितने भी MCQ क्वेश्चन है उन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं: प्रकाश का विचलन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि क्या आंसर होगा इसका, कि जो स्पष्ट आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश का फैलाव, जिसे बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण स्पष्ट आकाश का जो रंग है वो नीले रंग का दिखाई देता है। बात करें श्वेत प्रकाश की, श्वेत प्रकाश क्या होता है? विबज्योर। क्या? विबज्योर। VIBGYOR। विबज्योर में क्या होता है? देखिए, ये प्रकीर्णन है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? 1 तरंग दैर्ध्य। दोस्तों, जितना तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उतना ही प्रकीर्णन कम होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करेगा? तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा। तरंग दैर्ध्य यदि कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो स्पष्ट आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात में देखने में किया जाता है। ऑप्शन है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगे या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि किस तरह की तरंगों का उपयोग रात में देखने में किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग रात में देखने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है। जो कार चालक होता है उसके अंदर जो उपयोग किया जाता है एयरबैग होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है। तो आपको सामने ऑप्शन दिया हुआ है: सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम पेरोक्साइड। जल्दी से अपना आंसर बताए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ भी आंसर दे रहे, कुछ सी दे रहे। तो दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सोडियम एजाइड। दोस्तों, 2Na N3 ये क्या है? सोडियम एंजाइड। किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन प्लस सोडियम। 3 मात्रा नाइट्रोजन की और 2 मात्रा सोडियम की। तो ये जो NaN3 है वो क्या है? सोडियम एजाइड। वो एयरबैग कार चालक होता है उसके उपयोग में किए जाने वाले एयरबैग में ये पाया जाता है। क्या? सोडियम एजाइड। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का कौन सा भाग पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे।
कि सूर्य का जो कौन सा भाग होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से दिखाई देता है। ऑप्शन दिए हुए है कोर भाग, बीच का, फोटोस्फेयर, वर्णमंडल, सन स्पॉट, धब्बे या कोरोना बाहरी भाग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सा भाग सूर्य का आसानी से दिखाई देता है? दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कोरोना बाहरी भाग होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से दिखाई देता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मानव शरीर के उत्सर्जन का अंग नहीं है। वृक्क, किडनी, त्वचा, यकृत, लीवर या मस्तिष्क। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा आंसर सही होगा कि मानव शरीर के उत्सर्जन का अंग नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मस्तिष्क है जो मानव शरीर के उत्सर्जन का अंग नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्या है? मानव शरीर के उत्सर्जन के अंग है, उत्सर्जन के अंग है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो मानव शरीर के उत्सर्जन के अंग में नहीं है। कौन सा? मस्तिष्क। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल या यूरिया या 1 व 2 दोनों का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मुख्यतः मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन दिए हुए स्पीडोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पाइरोमीटर या लेक्टोमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि श्वसन की दर का मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? प्यारे परीक्षार्थियों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। स्पाइरोमीटर का उपयोग श्वसन की दर को मापने में किया जाता है। यहां पर आपका सी आंसर है जो क्या होगा? सही होगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जनों का आंसर सही भी था। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निम्न में से कौन सी समस्या होगी? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, दूर की स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की नहीं देगी। सी ऑप्शन है निकट तथा दूर दोनों की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देगी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निम्न में से कौन सी समस्या होगी, कि उसे कौन सी चीज दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी या फिर दूर की दिखाई देगी। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। क्या आंसर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो हर तरह के क्वेश्चन है लेंस से संबंधित और दर्पण से संबंधित बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो उस स्थिति में व्यक्ति को कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की दिखाई नहीं देती है तो उस स्थिति में उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में
दूर की तो दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस यानी वास्तविक व मांसपेशियों की शिथिलता से कौन सा नेत्र दोष होता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, दृष्टि वैषम्य दोष, मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा दे कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो नेत्र लेंस और मांसपेशियों की शिथिलता से कौन सा नेत्र दोष होता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो नेत्र लेंस और मांसपेशियों में शिथिलता होगी, तो उसके अंदर कौन सा दोष पाया जाएगा? जरा दृष्टि दोष। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी पर क्लिक कर दे। जिनका भी आंसर सी था, बहुत ही अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति की न्यूनतम दृष्टि परास कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस साइंस के क्लास का फायदा मिल सके। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जल्दी से अपना आंसर बताए कि सामान्य व्यक्ति की जो न्यूनतम दृष्टि परास होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। जिनका भी आंसर 25 सेंटीमीटर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर न्यूनतम दृष्टि परास यानी एक सामान्य व्यक्ति की जो न्यूनतम दृष्टि परास होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और बात करें अधिकतम दृष्टि परास की, अधिकतम दृष्टि परास, जो अधिकतम दृष्टि परास होती है वो कितनी होती है? इन्फिनिटिव यानी अनंत। कितनी होती है? अनंत। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक सामान्य व्यक्ति की जो न्यूनतम दृष्टि परास होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दृष्टि परास वो कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में न्यूनतम दृष्टि परास पूछा हुआ है तो कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवित और मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इसका 11वें क्वेश्चन का कि जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों, जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और मृत कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, इसकी खोज के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने किसमें बताया? कॉर्क के टुकड़े में पाया। किसमें? कॉर्क के टुकड़े में मृत कोशिका को पाया। किसको? मृत कोशिका को। और किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की। तो यहां पर बी ऑप्शन है आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सेव का लाल रंग कौन से पादप या वर्णक लवक के कारण होता है? कौन से वर्णक के कारण सेव का जो लाल रंग होता है किस कारण होता है? तो आपके सामने वर्णक दे रखे हैं, लाइकोपिन, कैरोटीन, जेंथोफिल या एंथोसाइनिन। जल्दी से अपना आंसर बताएं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो सेब का जो लाल रंग होता है कौन से वर्णक या लवक के कारण होता है। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण सेब का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। दोस्तों बात करें लवक की, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 हरित लवक। कौन सा, हरित लवक। नंबर 2 अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। और नंबर 3 है वर्णी लवक। कौन सा, वर्णी लवक। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण सेब का जो लाल रंग होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, टीआरएनए की संरचना खोज में भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक का योगदान था। जगदीश चंद्र बसु, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन या मेघनाथ साहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दे कि जो टीआरएनए की जो संरचना है इसकी खोज में भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक का योगदान था। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, इन्होंने टीआरएनए की संरचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें टीआरएनए की जो संरचना की, टीआरएनए इसकी जो संरचना है वो किस तरह की होती है, इसकी संरचना होती है लौंग के समान। किसके समान है, लौंग के समान। ठीक है दोस्तों, और बात करें हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना और रॉबर्ट होली और निसेनबर्ग। कौन, निरेनबर्ग। इन तीनों वैज्ञानिकों को 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे, नोबेल पुरस्कार से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन कौन से वैज्ञानिक, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट होली और निरेनबर्ग। इन तीनों वैज्ञानिकों को 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया, जी सर ले लिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में चर्चा व शोध विषय प्लाज्मा थेरेपी किस रोग के उपचार में हेतु अपनाई गई है। वर्तमान में बहुत चर्चित हो रही है प्लाज्मा थेरेपी, इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया गया है। कोविड-19, H1N1, इबोला या उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो करंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान प्लाज्मा थेरेपी का जो उपयोग किया जाता है वो कौन से रोग के योग मतलब रोग के निवारण के लिए किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कोविड-19 के रोग के निवारण के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है। यानी आपसे पूछ रहा है कि विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट बने हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 25, 30, 34, 33। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट है।
बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने 33 बता रहे, कुछ जने 34 बता रहे। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट है, 34। बात करें भारत में कुल जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट कितने हैं, भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है, 4। कितने हैं, 4। और विश्व की बात करें तो विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट है, 34। कितने हैं, 34। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विश्व में जैव विविधता तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट कितने हैं, 34। तो यहां पर आपका सी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगे, डॉल्फिन, व्हेल, स्टार मछली या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गोंगे डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर है वो क्या होगा, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के सबसे पिछले भाग से किस प्रकार का स्वाद का अनुभव होता है। जीभ का जो सबसे पिछले वाला भाग होता है उसमें आपको किस प्रकार का अनुभव होता है, कौन से स्वाद का अनुभव होता है। ऑप्शन दिए हुए मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जीभ के पिछला जो भाग होता है उसमें किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जीभ के सबसे पिछले वाले भाग में कड़वेपन का स्वाद का अनुभव होता है। और जीभ के अंदर बात करें, जीभ में पेपिला में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। किसमें, पेपिला में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है। और संरचना की बात करें तो इस प्रकार की आपकी जीभ होती है और इसका जो ये पिछले वाला हिस्सा होता है इसमें आपके किस प्रकार का स्वाद का अनुभव होता है, कड़वा। और ये जो भाग होता है ये वाला, इस भाग में आपको किस प्रकार का अनुभव होता है, खट्टेपन का। किसका, खट्टेपन का आपको अनुभव होता है। और जो ये वाला जो भाग होता है जीभ का, यहां पर आपको लवणीय का अनुभव होता है। किसका, लवणीय का। और सबसे जो आगे वाला भाग होता है जीभ का, यहां पर आपको मीठे का स्वाद का अनुभव होता है। तो यहाँ जो पिछले वाला भाग होता है यहाँ पर कड़वेपन का, और जो सबसे आगे जो हिस्सा होता है वहां पर आपको मीठेपन का स्वाद का अनुभव होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पिछला भाग होता है वहां पर किस प्रकार की स्वाद का अनुभव होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका स्वाद होगा, कड़वेपन का। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 10, 18, 22, 20। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। जिनका भी आंसर 22 आ रहा है वो कृपया करके एक बार वापस चेक कर ले। 22 आपका आंसर गलत है। यहां पर डी ऑप्शन है जिनका भी आ रहा है, अच्छी बात है। कितने होंगे, 20। यानी डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। मनुष्य के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। बात करें कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। एक तो प्राथमिक या फिर आप कह सकते हैं अस्थायी दांत, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। दोस्तों अस्थायी दांत कितने होते हैं मनुष्य में, 20। कितने होते हैं, 20। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32।
कितनी होती है 32। तो यहाँ पर आपसे अस्थायी दांतों की संख्या पूछी है तो कितनी हो जाएगी 20। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है वह प्रोटीन जो शरीर में रक्त को जमने या थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं फाइब्रिनोजन, विटामिन के, हिपेरिन या पेप्सिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हिपेरिन। प्लाज्मा में उपस्थित हिपेरिन, जो हिपेरिन होता है वो प्लाज्मा में उपस्थित हिपेरिन रक्त स्पंदन को रोकने का कार्य करता है। रक्त स्कंदन को रोकता है। जो ये हिपेरिन होता है वो प्लाज्मा में उपस्थित रक्त स्कंदन को रोकता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है यकृत लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या ए व डी दोनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। यकृत यानी लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए व डी दोनों। बात करें वसा यानी यकृत लीवर यानी वसा में कौन कौन से विलेय होते हैं। वसा में विलेय कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में कौन कौन से विलेय होते हैं। जल में विलेय विटामिन, जल में कौन सा विटामिन विलेय होता है B12। तो यहां पर आपके विटामिन ए और विटामिन डी दोनों वसा में विलेयशील होते हैं। तो यकृत लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है, ए और डी दोनों। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है शरीर का वह अंग जो रक्त के शुद्धिकरण में संचित होता है। ऑप्शन दिए हुए वृक्क, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि शरीर का वह अंग जो रक्त के शुद्धिकरण में संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वृक्क, किडनी। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, यूरिया। उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, यूरिया। और बात करें यूरिया का जो निर्माण है वो किसमें होता है, यकृत में। किसमें होता है, यकृत में। और यूरिया का जो उत्सर्जन होता है वो किससे होता है, यूरिया का उत्सर्जन किससे होता है, वृक्क से। किससे, वृक्क से। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो कौन सा है, वृक्क, किडनी। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है सूर्य से प्रकाश निर्वात में किस गति से पृथ्वी तक
पहुंचता है। सूर्य के जो प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में कौन सी होती है? ऑप्शन दिए हुए 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति मिनट, या ज्ञात नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों क्या आंसर होगा? सूर्य का जो प्रकाश है निर्वात में किस गति से पृथ्वी तक पहुंचता है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको जो इसकी जो यूनिट दे रखी है किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति मिनट, तो इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। 3 लाख तो तीनों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सर ऐसा तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10⁸ है, इसको आप ऐसा लिख दे 3 × 10⁵ × 10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 3 × 10⁵ × 10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए ये मीटर है, आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। अब देखिए यहां से 10⁵, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 लाख। क्या लिख सकते हैं? 3 लाख इंटू 10⁻³ कितना होता है? 1000, और 1000 क्या होता है? यहां पर आपका जो मीटर है वो किस में हो गया? किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो ये आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? 3 लाख इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां पर आप देखना, ये यहां पर आपका किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब देखना 10⁻³ कितना होता है? 10,000 मीटर। कितना? 10⁻³ कितना? 1000 मीटर, और 1000 मीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हो ना बात को? देखिए क्या है, 10⁻8 को क्या लिखा? 10⁻5 इंटू 10⁻3। 10⁻5 इसके साथ गुणा हुआ तो कितना हो गया? 3 लाख। अब देखिए 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10⁻3 का मतलब कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000 मीटर प्रति सेकंड। 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर। तो इसको क्या लिख दिया? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है, सॉरी यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन को देख के बताना है। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपको दे रखा है किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो 10⁸ को टुकड़े करने पर 10⁻5 × 10⁻3, 10⁻5 कितना होता है? 1 लाख। तो 3 × 1 लाख कितना? 3 लाख, और 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1000 सेकंड मीटर प्रति सेकंड। तो 1000 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? जी सर हो गया। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए किनको। एक तरफ तो आपको माध्यम दे रखा है, दूसरी तरफ प्रकाश की चाल दे रखी है। ऑप्शन दिए हुए कांच, तारपीन का तेल, निर्वात, वायु रहित और जल। इन सब की जो चाल है वो इनके अंदर प्रकाश की चाल कितनी होगी? कांच के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है? तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताए। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को करने के लिए 4 में से आपको एक ऑप्शन तो आता ही होगा। तो देखिए कांच की चाल का आपको पता है कि कांच के अंदर प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है?
2 × 10⁸ कितनी होती है? 2 × 10⁸। तो वो तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी? 2 × 10⁸। तारपीन के तेल में क्या हो जाएगी? 2.04 × 10⁸। निर्वात में, वायु रहित में 3 × 10⁸। जल में क्या होती है? 2.25 × 10⁸। तो यहाँ पर आपका जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नहीं दिए रखे हैं, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 1 नंबर, बी का हो जाएगा 2 नंबर, सी का हो जाएगा 3 नंबर और डी का हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा। और बात करें प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल का जो क्रम होता है वो क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में गैस, उसके बाद में द्रव और उसके बाद में ठोस। तो सबसे कम प्रकाश की चाल होती है ठोस पदार्थ में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन दे नहीं रखे हैं, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन दिए हुए आभासी तथा सीधा। बिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है, और उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो किस तरह का होता है? तो दोस्तों, ये आपके सामने एक समतल दर्पण है, ठीक है, और यहां पर एक वस्तु, यानी एक वस्तु रखी हुई है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? मान लीजिए h है, और समतल दर्पण में इस व्यक्ति की जो प्रतिबिंब है वो एजिटिज ऐसा बनेगा और इतनी ही हाइट का बनेगा। यानी इसका जो प्रतिबिंब है आभासी तथा सीधा, ये भी बनेगा। ऑप्शन ए भी सही है। बिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो ये वस्तु जितनी लंबी होगी उतना ही लंबा उस बिंब का आकार होगा, ये भी आपका सही है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है, यानी यहां पर जितनी दूरी पर ये वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर इसका बिंब बनेगा, ये भी सही है। तो आपके सामने तीनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी समतल दर्पण के अंदर बिंब का जो आकार है वो सीधा होगा, आभासी होगा, जितनी उसकी ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई का बनेगा। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग कांच में निम्न में से कौन सा दर्पण उपयोग होता है? जो रोलिंग कांच होता है उसके अंदर कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपरोक्त सभी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा? रोलिंग कांच में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग रोलिंग कांच में किया जाता है। समतल दर्पण में जो वस्तु की जो आकार है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वस्तु के बराबर बनता है इसका बिंब। और अवतल दर्पण में बात करें तो इसका बिंब बड़ा और सीधा। कैसा? बड़ा और सीधा। और उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें जो बिंब होता है वो कैसा बनता है? सीधा, छोटा और आभासी। कैसा बनता है? सीधा, छोटा और आभासी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष निर्माण हेतु प्रकाश की कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उपरोक्त सभी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इसका?
तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की इंद्रधनुष निर्माण में जो प्रकाश की घटना होती है वो किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष रंग बिरंगे 7 रंगों में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि समुद्र का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? अधिक गहराई के कारण, प्रकाश के परावर्तन व जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, या जल के ऊपरी सतह के कारण? किस कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर बी है जो आपका आंसर सही होगा। प्रकाश के परावर्तन व जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र का जो रंग है वो नीले रंग का दिखाई देता है। बात करें प्रकाश के प्रकीर्णन की, तो इसमें देखिए, एक तो समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, दूसरा प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है वो भी कैसा दिखाई देता है? नीला। किसका? आकाश का। दूसरी बात करें सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी आकाश का जो रंग है कैसा दिखाई देता है? लाल व नारंगी। यह भी किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन है, मृगमरीचिका किस कारण दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि मृगमरीचिका किस कारण दिखाई देती है? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीचिका दिखाई देती है। बात करें मृगमरीचिका क्या होती है, तो दोस्तों गर्मियों के समय में सड़क पर जब आपको सड़क वो चमकीन दिखाई देती है, चमकती हुई, जैसे ऐसे लग रहा है उस पर कोई पानी रेंग रहा है, यानी पानी चल रहा है, तो वो किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो उसे क्या कहते हैं? मृगमरीचिका। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कौन कौन सी घटना होती है? एक तो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। दूसरी इंद्रधनुष का निर्माण, इंद्रधनुष का निर्माण, यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एक मृगमरीचिका, यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। दूसरी कांच में पड़ी दरार, कांच में पड़ी दरार का ज्यादा चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना, यह भी किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस, इसका आंसर तो सबको आता होगा। 1 दिसंबर, 22 अप्रैल, 5 जून, 14 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो डी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर वन कहां पर स्थित है? मैसूर, कश्मीर, गुजरात, केरल। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? प्रसिद्ध गिर वन कहां पर स्थित है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर आपका डी सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
प्रसिद्ध गिर वन कहां पर स्थित है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। तो सी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, केरल की मौन घाटी है मैसूर कश्मीर का एकमात्र सदाबहार वन, पिकनिक स्थल या राष्ट्रीय उद्यान? केरल की जो मौन घाटी है वो क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, केरल की मौन घाटी एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामा जाओ, केबुल लामा जाओ कहां पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लाम जाओ कहां पर स्थित है? मिजोरम, नेपाल, भूटान, मणिपुर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। कहां पर है? मणिपुर में। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, शारीरिक निर्माण व वृद्धि के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, प्रोटीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शारीरिक निर्माण के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? तो प्यारे दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रोटीन है वो शारीरिक निर्माण एवं वृद्धि के लिए उपयोगी है। बात करें कार्बोहाइड्रेट और वसा की, तो ये किसके लिए उपयोगी है? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। और जल की बात करें तो जल किसके लिए उपयोगी है? उपापचयी क्रियाओं के लिए। उपापचयी क्रियाओं के लिए। तो दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के आकार में अप्राकृतिक परिवर्तन किस तकनीक के माध्यम से किया जाता है? संकरण, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, उत्परिवर्तन या हार्मोनीकरण? जल्दी से अपना आंसर बताएं। फलों के आकार में अप्राकृतिक जो परिवर्तन होता है वो किस तकनीक के माध्यम से होता है? तो दोस्तों, यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्मोनीकरण के कारण फलों के आकार में अप्राकृतिक परिवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, बात करें हार्मोन्स के ऊपर, हार्मोन्स के उपचार से पौधे में परिपक्वन काल फलों के आकार व उत्पादन को बढ़ाया जाता है। यानी हार्मोन्स के उपचार से पौधों में परिपक्वन जो काल होता है वो फलों के आकार व उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो किसके कारण? हार्मोनीकरण के कारण फलों के आकार में अप्राकृतिक परिवर्तन होता है। वो किसके माध्यम से होता है? हार्मोनीकरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड या लार ग्रंथि? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों, जिनका भी आंसर सी आ रहा है वो गलत है। यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लार ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? यहां पर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है,
थायराइड ग्रंथि भी है, पैराथायराइड, ये तीनों की तीनों क्या है, अंतःस्रावी है। लेकिन आपकी जो ये लार ग्रंथि है वो कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बात करें लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहले होती है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। और तीसरी कौन सी होती है, सब मैंडिबुलट, मैंडिबुलट ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। और ये जो पैरोटिड ग्रंथि है वो लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड या लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसी मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, बैंड मास्टर, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा। क्या नाम है, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। किसका, पीयूष ग्रंथि का, जिससे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के अत्यधिक स्त्राव से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपोग्लासीमिया या कुशिंग सिंड्रोम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंसुलिन के अत्यधिक स्त्राव से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाइपोग्लासीमिया, रक्त में शर्करा की अत्यधिक कमी। किसमें, इसके कारण रक्त में शर्करा की अत्यधिक कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है, जॉन मेंडल, नॉर्मन बोरलॉग, जेम्स फ्रिशर, एमएस स्वामीनाथन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। किसे, जॉन मेंडल को, किसका, आनुवांशिकी का पिता। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार यंत्र ध्वनि की कौन सी तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार यंत्र है वो ध्वनि की कौन सी तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दिए हुए श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अप्राश्रव्य तरंगे या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनार यंत्र होता है वो ध्वनि की कौन सी तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्रव्य तरंगे, कौन सी तरंगों के, प्रश्रव्य तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो सोनार यंत्र होता है इसका जो उपयोग है, क्या इसका उपयोग किसमें किया जाता है,
इसका उपयोग पनडुब्बियों में रास्ते में उपस्थित बाधाओं या अन्य वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। किसका? सोनार यंत्र है जो इसका उपयोग है वो पनडुब्बियों में रास्ते में आने वाली बाधा या अन्य वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। तो ये किस सिद्धांत की तरंगों पर है? पराश्रव्य तरंगों पर, यानी बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर। अगला क्वेश्चन है, रडार यंत्र में कौन सी तरंगें उपयोग में ली जाती है? श्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, अप्राश्रव्य तरंगें या सूक्ष्म तरंगें? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो रडार यंत्र होता है इसमें कौन सी तरंगें उपयोग में ली जाती है? बहुत जने सही आंसर बता रहे हैं, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रडार यंत्र में किया जाता है। क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? जीडी अग्रवाल, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, सोनम वांगचुक। किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? बहुत जनों का आंसर सही है। यहां पर आपका आंसर राजेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? टेकोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, एक्टीमीटर या बैरोमीटर? जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? रक्तदाब मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। पारे के स्तंभ की ऊंचाई से इसका मापन किया जाता है। किसे? पारे की स्तंभ की ऊंचाई से मापन किया जाता है। तो यहां पर आपका बी आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ, ग्लाइरोस्कोप, एक्टीमीटर, बैरोमीटर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा कि किस यंत्र के उपयोग से झूठ का पता लगाया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। पॉलीग्राफ यंत्र से झूठ का पता लगाया जाता है। ए आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन, प्रक्षालन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र, अपवन, उत्क्रमण प्रासरण, आरोह या विसरण? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रक्षालन जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अपकेंद्रण किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे कि जब ट्रेन के अंदर बैठा हुआ यात्री जब एकदम ट्रेन चलना प्रारंभ करती है तो जो बैठा यात्री होता है उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आगुण या द्रव्यमान संरक्षण? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस कारण जो बैठा हुआ यात्री है ट्रेन चलती है तो उसका सर पीछे की ओर झुक जाता है?
तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो स्थिरता के जड़त्व से संबंधित होगा, यानी आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्थिरता के जड़त्व के कारण ट्रेन में बैठे हुए यात्री का जो सर होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, किस कारण होता है? जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। किस स्थिति में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन होता है वो वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब आपको लगता है ना लिफ्ट में ऊपर चढ़ते हैं तब आपका वजन होता है वो हेवी होता है, और किस स्थिति में वजन कम होता है वास्तविक स्थिति से? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है उस स्थिति में आपका जो वजन है वो वास्तविक वजन से कम लगता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होता है, पृथ्वी का पलायन वेग। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का क्या काम है? घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को लोपनीय घर्षण में बदलना, या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मातृ सुविधा के लिए। जो पहिए के अंदर बॉल बेयरिंग होती है उसका क्या काम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताए। बहुत जनों का आंसर सही है। यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गतिज घर्षण को लौटनी घर्षण में बदलना पहिए में लगे हुए बॉल बेयरिंग का काम होता है। बात करें घर्षण की तो घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने, दो प्रकार के। एक तो होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है गतिज घर्षण। और गतिज घर्षण भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सर्पी घर्षण, कौन सा होता है, सर्पी घर्षण, और दूसरा होता है लोटनी घर्षण। तो यहां पर जो गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है वो पहिए के अंदर लगी हुई बॉल बेयरिंग का काम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री से 100 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा? आयतन बढ़ेगा, घटेगा या नहीं बदलेगा, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? जब पानी को 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इस स्थिति में आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो अगर बात करें जल के असामान्य परिवर्तन की, जल के असामान्य प्रसार की, तो जल का असामान्य प्रसार होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। और सामान्य प्रसार होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक असामान्य, और 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तो हो जाता है अधिक प्रसार।
क्या हो जाता है, अधिक प्रसार। तो देखिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की स्थिति में आयतन क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और इसका जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उस स्थिति में आयतन बढ़ेगा और घर्षण वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 0 से 100 डिग्री, सॉरी यहां पर 100 की जगह 10 डिग्री कर देना। तो 0 से 10 डिग्री स्थिति में क्या होगा, तो सबसे पहले तो आयतन घटेगा और उसके बाद में आयतन बढ़ेगा। तो यहां पर डी ऑप्शन है जो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले। आज का आखिरी सवाल है, अंत भला तो हो भला। क्वेश्चन कह रहा है कि भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पाइपें फट क्यों जाती है, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। यानी भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पाइप है वो फट जाती है, इसका क्या कारण है। जल्दी बताएं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है, फैल जाता है। जैसे ही पानी जमेगा तो उसमें क्या होगा, पानी है वो आपस में फैल जाएगा। जैसे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की स्थिति में क्या होता है, आयतन कम होता है। उसका आयतन होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है। और जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर आता है तो उस स्थिति में आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ठंडे प्रदेशों में पाइप होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। क्योंकि जैसे ही पानी जमेगा तो पानी फैलेगा और फैलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दे। तब तक